दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पारिस्थितिकी चैप्टर से संबंधित कुछ बातें करेंगे। तो पारिस्थितिकी से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन एक ही वीडियो में करने का प्रयास करना है। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को जाता है। दोस्तों, हम बात करें पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो दोस्तों, जीवों और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, जीवों और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन ही स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली को टेंसले नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो दोस्तों, जल पारितंत्र का अजीवीय घटक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो दोस्तों, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये वाली सीरीज बिल्कुल सही है, जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से संबंधित है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? तो उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से और अपघटों से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? उत्पादक, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से बनती है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, किसी भी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य सौर ऊर्जा को पकड़ना है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना है। सौर ऊर्जा को पकड़ना है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह का वीडियो अगर कभी मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश होता है। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या प्राथमिक उत्पादकों की होती है। आपसे प्रश्न करें, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या प्राथमिक उत्पादकों की होती है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव अपर्दन कहलाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, मृदा अपर्दन रोका जा सकता है। तो मृदा अपर्दन किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो मृदा अपर्दन वनों को उगाने से रोका जा सकता है। मृदा अपर्दन वनों को उगाने से रोका जा सकता है। बाढ़ को रोका जा सकता है।
तो दोस्तों बाढ़ को हम नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके रोक सकते हैं। बाढ़ को हम कैसे रोक सकते हैं? तो नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके बाढ़ को रोक सकते हैं। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। तो दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। दोस्तों समुद्र के किनारे की प्रमुख वनस्पति लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। अगर हम बात करें न्यूनीकृत पत्तियों और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र शुष्कोद्भिद के लक्षण है। किसके लक्षण है? शुष्कोद्भिद के लक्षण है। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ गहराई में चली जाती हैं। गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने की जड़ें गहराई में चली जाती हैं। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो दोस्तों संसार के सभी पौधे मर जाए तो लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण जंतु मर जाएंगे। अधिपादप वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। यानी मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। यानी पुष्पी पादपों और चींटियों के बीच सहयोजन जो बनता है उन्हें हम मिर्मेकोफिली कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब द्वितीयक उपभोक्ता हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? तो एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है जिसे खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय समझते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो करील मरुद्भिद है। करील पौधा मरुद्भिद है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स का संबंध मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंध हाइड्रोपोनिक्स का है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात 33.3% होना चाहिए। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मैंग्रोव की खेती के लिए दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल प्रसिद्ध है। मैंग्रोव की खेती के लिए दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल प्रसिद्ध है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते ऐसे पौधे होते हैं अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। किसके हेतु? यांत्रिक मदद हेतु। दोस्तों अगर हम बात करें पादपालय एक सुविधा है जिसमें
फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो दोस्तों, कार्बनिक कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त मानी जाती है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। यानी जो पौधे रेगिस्तान में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी नीचे की परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे स्थिर पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। सबसे स्थिर पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। दोस्तों, अगर हम बात करें मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो दोस्तों, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके मनुष्य अपने द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी क्या है दोस्तों? तो सामाजिक वानिकी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राजील का एक प्रमुख शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल को माना जाता है। पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? दोस्तों, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान के खेत, यानी धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन्न पादपों और जीव जंतुओं का विवरण। संकटापन्न पादपों और जीव जंतुओं का विवरण रेड डाटा बुक में दिया जाता है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो दोस्तों, जैव विविधता के लिए खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती जैव विविधता के लिए खतरा मानी जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हम बात करें भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण वनोन्मूलन है। वनोन्मूलन पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। किस पर निर्भर करती है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। तो प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक मानव गतिविधियां हैं।
निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा माना जाता है? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। यह वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है उसे हम फाइकोसाइनिन कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडों के लिए काजीरंगा जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन मूल रूप से वनों की कटाई के विरुद्ध था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। उन भारतीय उत्पादों को इको मार्क का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए सिवाय वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित हुआ है सिवाय? तो दोस्तों ऑक्सीजन निषेचन प्रभावित हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसिया शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओजोन 9 ppm की सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसिया शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पौधा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल है संधि है, जल है सिंथ है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो दोस्तों लकड़ी के काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो दोस्तों सभी पशु ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न होंगे जो आपके यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब पादप विविधता को आकृति आवास में संचारित किया जाता है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वास्थान। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को क्या कहते हैं? स्वास्थान। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अत्यधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन का है दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव कैसे होते हैं दोस्तों? तो वो जीव उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित संगठन नीडी है, NEERI। नीडी पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। हम बात करें मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का यह प्रभाव होगा कि मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। यदि मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन बढ़ जाएगा तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों, जो आपके किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा एमपी टेट, यूपी टेट या फिर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं?
इकोटोन कहते हैं दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र को। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजना का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? दोस्तों प्रवाल विरंजना का सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि प्रवाल विरंजना का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। अगर हम बात करें निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों के तीनों ही ओजोन रिक्ति कारक कहे जाते हैं। हम बात करें भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? दोस्तों अगर हम बात करें जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जैव विविधता के दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो दोस्तों अगर हम बात करें पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो दोस्तों आर्द्रभूमि पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु उपयोगी है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु उपयोगी है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु उपयोगी है। यानी उपयुक्त तो सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है, ये कथन सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है। पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में स्थित नहीं है। यही कथन हमारा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो दोस्तों विश्व के तापमानों पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। कहां पर स्थापित नहीं किया गया है? तो ये भारत में स्थापित नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अगर हम बात करें जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यह कथन सही है। दोस्तों अगर हम चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? तो हरितगृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन एक हरितगृह गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एक हरितगृह गैस माना जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र नहीं होता है, वह एक खुला तंत्र होता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव को माना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव, घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी को मनाया गया था। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो मैंग्रोव
घास मैदान और झील और सागर, ये घटती पारिस्थितिकी तंत्र में सही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।